हमारा जीनस जो कि होमो जीनस कहलाता है, जिसका लैटिन में मतलब है ह्यूमन, पहली बार लगभग 2.8 मिलियन साल पहले नजर आया और ये होमो हैबिलिस की शक्ल में था। हमारे पुरखों के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। इनकी बहुत सी यूनिक एडेप्टेशंस के बावजूद करीबन 1 मिलियन साल तक ये और दूसरे अर्ली ह्यूमंस सख्त मौसम और खौफनाक दरिंदों का शिकार बनते रहे, जो रूटीन में इनके बच्चों और बुजुर्गों को अपना निशाना बनाते थे। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब इसकी इमर्जेंस के 8 लाख साल बाद एक नई ह्यूमन स्पीशीज का आगाज हुआ, जो हमारी और पूरी दुनिया की तारीख बदलने वाली थी। ये पहली बार एक एपेक्स प्रेडेटर बने और पहली बार अफ्रीका की गोद को छोड़कर निकलने वाले थे। ये थे होमो इरेक्टस। ये अर्ली ह्यूमंस तारीखी तरीके से बहुत अहमियत रखते हैं, सिर्फ अपनी दरियाफ्त के लिहाज से ही नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इनकी खोज एक पूरी तरह से इत्तेफाक थी, एक अब गलत साबित हुई थ्योरी के सबब जो 19वीं सदी में मशहूर हुई थी। उस वक्त बहुत लोग ये समझते थे कि इंसान असल में एशिया में पैदा हुआ था, ना कि अफ्रीका में, सिर्फ इसलिए क्योंकि एशिया की जियोग्राफिकल लोकेशन अमेरिका और यूरोप के दरमियान आती है, जो कि बेहतरीन रास्ते फराहम करती है। ये आइडिया जो कि किसी किस्म का सबूत नहीं रखता था, फिर भी बहुत से लोगों को एशिया का सफर करने पर मजबूर कर गया, जहां इन्होंने इंसानी रिमेन्स की तलाश शुरू की और खासकर साउथ ईस्ट एशिया ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। खुशकिस्मती से एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इंडोनेशिया में जावा आइलैंड पर एक इंसानी स्पेसिमेन दरियाफ्त कर लिया, जो कि अब जावा मैन के नाम से मशहूर है। ये स्पेसिमेन 1891 में जमीन से निकाला गया और इसमें एक पार्शियल स्कल कैप और फीमर शामिल थे। जिस शख्स ने इसे दरियाफ्त किया, यूजीन डुबुआ, ये समझते थे कि उन्होंने एक इनकलाबी खोज की है और फौरन दूसरों को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये फॉसिल्स एक अपराइट वॉकिंग एप मैन के हैं, मगर किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया क्योंकि उस वक्त अर्ली होमिनिन्स के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं थी और ये रिमेन्स आखिरकार भूले गए। जबकि 20वीं सदी में इनको दोबारा चेक किया गया जब चाइना में इंसानी शक्ल वाले रिमेन्स मिले, जो कि जावा मैन से बहुत मिलते जुलते थे। ये चाइनीज स्पेसिमेंस दांतों और कई स्कल फ्रैगमेंट्स पर मुश्तमिल थे, जो कि अब पेकिंग मैन के नाम से जाना जाता है, हालांकि ये मुख्तलिफ अफराद पर मुश्तमिल थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने समझा कि ये दोनों एक ही जीनस से ताल्लुक रखते हैं और शायद इससे भी ज्यादा अहमियत ये थी कि इन्होंने ये समझा कि ये होमो की एक किस्म है, जिससे इन दोनों को होमो इरेक्टस यानी अपराइट मैन के तौर पर रिक्लासिफाई किया गया। ये नाम बाद में मजीद साबित होता गया जब नए और मुकम्मल स्पेसिमेंस ने ये दिखाया कि इसके पाँव, टांगें और रीढ़ की हड्डी अपराइट चलने और दौड़ने के लिए बनाई गई थी। कई लोगों ने सोचा कि ये नई प्रजाति सबसे पुरानी होमो थी जो 2 पैरों पर चलती थी, और ये बात सच नहीं है। फिर भी होमो इरेक्टस के साथ इंसानी गुणों में कई चीजें पहली बार हुई थीं, जैसे ये पहला इंसान था जिसका चेहरा छोटी नाक के साथ सीधा था और जिसमें इंसानों जैसे हाथ पैर थे और कम घने बालों की जिस्म पर कवरेज थी। इस वजह से ये होमो सेपियंस से देखने में काफी मिलते जुलते थे, लेकिन दोनों में अब भी अंतर थे, खास करके पोस्ट क्रेनियल स्केलेटन में, जो होमो इरेक्टस का ज्यादा मजबूत और मोटा होता था। इसके अलावा उसके चेहरे की विशेषताओं और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में भी फर्क थे, जिसमें नर और मादा के आकार का अंतर होमो सेपियंस के मुकाबले में ज्यादा था। ये अंतर और समानताएं आम तौर पर पूरी होमो इरेक्टस प्रजाति में देखी जा सकती थीं, लेकिन अलग अलग जनसंख्या के हिसाब से बदलती थीं, क्योंकि होमो इरेक्टस की रेंज और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इतनी वास्ट थी कि उसने कई सब स्पीशीज को जन्म दिया, जो आज 27 से ज्यादा समझी जाती हैं। फॉसिल्स दिखाते हैं कि स्पेसिफिकली होमो इरेक्टस अफ्रीका,
एशिया और यूरोप के कुछ पार्ट्स में मिलता था, जहां उनको केव्स, फिशेस और वुडलैंड एरियाज पसंद आते थे। इसकी वास्ट रेंज ने काफी इंटरेस्ट को ड्रॉ किया और फॉसिल डेटिंग ने इसमें और क्यूरियोसिटी बढ़ाई, क्योंकि ये दिखाता है कि सबसे पुराने होमो इरेक्टस लगभग 2 मिलियन साल पुराने हैं और लगभग एक ही समय पर एशिया और अफ्रीका में मौजूद थे, जो उनके इवोल्यूशन और माइग्रेशन पर डिबेट को जन्म देता है। लंबे समय तक ये माना गया कि होमो इरेक्टस एक लेट ऑस्ट्रेलोपिथेकस या होमो हैबिलिस से अफ्रीका में इवॉल्व हुआ, जहां से उन्होंने एशिया और यूरोप की तरफ माइग्रेशन की, बदलते हुए क्लाइमेट के कारण। लेकिन क्योंकि पुराने एशियन और अफ्रीकन बोन्स का टाइम पीरियड काफी सिमिलर था, 2011 की एक स्टडी ने ये प्रपोज किया कि ये एक एशियन हैबिलिस पॉपुलेशन थी जो होमो इरेक्टस में इवॉल्व हुई और फिर वापस अफ्रीका और यूरोप की तरफ माइग्रेट की। ये आइडिया अब तक फुली कंफर्म नहीं हुआ है और अब भी ज्यादा लोग मानते हैं कि ये अफ्रीका में ओरिजिनेट हुए। लेकिन ये नई स्टडी होमो इरेक्टस के रिमेन से उठने वाले कई क्वेश्चंस को हाईलाइट करती है, और सिर्फ ये बोन्स ही नहीं जो क्वेश्चंस उठाती हैं। होमो इरेक्टस के साथ मिलने वाली मीडियम और लार्ज साइज के गेम एनिमल्स की बोन्स भी ये सजेस्ट करती हैं कि ये ह्यूमन स्पीशीज एक एपेक्स प्रेडेटर थी। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जैसे पहले मेंशन किया गया है, होमो इरेक्टस के आने से पहले ह्यूमन पेकिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर नहीं थे। इन एनिमल्स की बोन्स को लार्ज असेंबलेजेस में पाया गया, जिसमें मेगाफोना की वैरायटी शामिल थी, जैसे राइनोज, हिप्पोज, बोवाइन्स, बोर, डियर, हॉर्सेस और एलिफेंट्स। यहाँ तक कि प्रेडेटर्स जो पहले ह्यूमंस को शिकार बनाते थे, अब खुद होमो इरेक्टस के शिकार बन गए, जैसे कि कीनिया के फॉसिल्स दिखाते हैं, जहां एक इरेक्टस पॉपुलेशन ने क्रोकोडाइल्स को शिकार बनाया था। होमो इरेक्टस की हंटिंग और ईटिंग टेंडेंसीज में इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने के बाद पेलियोंटोलॉजिस्ट ने यह सवाल उठाया, कैसे? और सालों की रिसर्च के बाद मल्टीपल आंसर्स मिले जो मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। पहला रीजन था होमो इरेक्टस का बॉडी स्ट्रक्चर। इरेक्टस स्पीशीज ने अपने टाइम में बॉडी साइज में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा और ये पहले के होमिनिड्स के मुकाबले में काफी बड़े थे। कुछ स्पेसिमेंस की हाइट 6 फीट 1 इंच या 1.85 मीटर्स तक थी। ये सिर्फ लंबे और पतले नहीं थे, बल्कि ये हेविली बिल्ट भी थे, जिनकी बोन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरीली थिक थीं। पहले की स्पीशीज के मुकाबले में काफी हेफ्टी थे। ये थिक बोन्स उन्हें शिकार के दौरान रफ होने और गिरने पर ज्यादा चोट नहीं लगने देती थी। ये ड्यूरेबिलिटी बहुत जरूरी थी, लेकिन एक और जरूरी फैक्टर इनकी एंड्योरेंस थी। होमो इरेक्टस ह्यूमंस की तरह स्वेट ग्लैंड्स रखते थे जो एफिशिएंट कूलिंग में मदद करते थे, और उनकी लेग्स रनिंग के लिए बनी थीं। ट्रैकवेज दिखाते हैं कि ये एक्सेप्शनल लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स थे जो परसिस्टेंट हंटिंग का यूज करके अपने शिकार को थका देते थे जब तक वो भागने में असमर्थ ना हो जाए। ये हंटिंग टेक्निक एंड्योरेंस रनिंग और ट्रैकिंग का कॉम्बिनेशन होती थी, जिसमें शिकार को तब तक परस्यू किया जाता था जब तक वो एग्जॉशन या हीट इलनेस के कारण गिर ना जाए। ये भी सोचा जाता है कि होमो इरेक्टस पहले अटैक में ही एनिमल्स को चोट पहुंचाकर उन्हें स्लो कर देते थे। ये इनिशियल इंजरीज होमो इरेक्टस के दूसरे बड़े एडवांटेज यानी वेपन्स की वजह से होती थी। इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज प्रीवियस होमिनिन से काफी अलग था, जो इनके ब्रेन्स और इंटेलिजेंस के कारण था। एडल्ट्स में एवरेज ब्रेन साइज 1030 क्यूबिक सेंटीमीटर था, जो एक मॉडर्न ह्यूमन ब्रेन के साइज का लगभग 80% था। इस वजह से ये काफी इंटेलिजेंट थे और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर दिखाते थे, जो इन्हें नई टेक्नोलॉजी बनाने में मदद करता था। ये इतने एडवांस थे कि उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी एज को जन्म दिया, जिसको अशूलियन टूल इंडस्ट्री कहा जाता है,
जो 1.95 मिलियन साल पहले से लेकर 1,30,000 साल पहले तक चली। इस एज के सबसे प्रोमिनेंट वेपन्स में हैंड एक्सेस और क्लीवर्स शामिल हैं, जो बड़े एनिमल्स को गिराने के लिए यूज होते थे। ये टूल्स शिकार के एनिमल्स को प्रोसेस और बुचर करने के लिए भी यूज होते थे, जो होमो इरेक्टस की बहुत सारी एनर्जी बचाते थे, जो शिकार को अपने दांतों और हाथों से तोड़ने में लग सकती थी। इसके अलावा डायरेक्ट एविडेंस के बिना भी ये माना जाता है कि होमो इरेक्टस स्पीयर्स और दूसरे थ्रोइंग वेपन्स का भी यूज करते थे, क्योंकि सबसे पुराने नोन स्पीयर्स जो 4 लाख साल पुराने हैं, उनमें इनोवेशन के निशान दिखते हैं, जो ये सजेस्ट करते हैं कि स्पीयर्स अपने सबसे बेसिक फॉर्म में काफी पहले से थे। ये आइडिया कि होमो इरेक्टस अपने टारगेट्स पर प्रोजेक्टाइल्स थ्रो करते थे, उसके शोल्डर स्ट्रक्चर की वजह से और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो रिमार्केबली हमारे जैसा था। इसका मतलब ये है कि ये आइटम्स को हाई स्पीड्स पर थ्रो करने में एक्सपर्ट थे, जो उसे सेफ डिस्टेंसेस से डिफेंड और अटैक करने की कैपेबिलिटी देता था। दूसरे जानवरों के लिए ये एप्स जब उन पर प्रिसीजन के साथ ऑब्जेक्ट्स थ्रो करते और वास्ट डिस्टेंसेस तक चेस करते, तो ये उन जानवरों के लिए काफी अनफॉर्चुनेट सरप्राइज था। लेकिन नाइटमेयर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि होमो इरेक्टस ने अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके ग्रुप हंटिंग भी की। ये इसलिए पता चलता है क्योंकि केन्या में 4 ट्रैकवे साइट्स मिली जहां 97 फुटप्रिंट्स पाए गए, जो कम से कम 20 इंडिविजुअल्स के थे। इनमें से एक ट्रैकवे खास तौर पर स्ट्राइकिंग थी, क्योंकि फुटप्रिंट्स के साइज और शेप से ये इंडिकेट होता है कि ये एक ऐसे ग्रुप के फुटप्रिंट्स हैं जो सिर्फ मर्दों का था, जो सजेस्ट करता है कि ये एक हंटिंग पार्टी थी। इसने पेलियोंटोलॉजिस्ट को ये सोचने पर मजबूर किया कि होमो इरेक्टस में सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर था, जहां मर्द बड़े और हाई रिस्क फूड सोर्सेज को टारगेट करते थे, जो शायद कम मिलते थे, जबकि औरतें ज्यादा रिलायबल सोर्सेज जैसे नट्स और फ्रूट्स पर फोकस करती थीं। ये एक हंटर गैदरर सोसाइटी का इंडिकेशन है। लेकिन ये हंटिंग पार्टीज अपने सक्सेस में इतनी कंसिस्टेंट नहीं थीं। फिर भी ये बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि होमो इरेक्टस की लेवेंट में लोकल एक्सटिंक्शन स्ट्रे टस्क एलिफेंट्स की डिसअपीयरेंस के साथ अलाइन होती है, जबकि एक और लोकलाइज्ड एक्सटिंक्शन साउथ ईस्ट एशिया में जायंट टर्टल मेगलोकेलस की एक्सटिंक्शन के बाद होती है। ये सजेस्ट करता है कि होमो इरेक्टस बिग गेम पर हेविली रिलाई करते थे, जो समझ में आता है क्योंकि उनके बड़े दिमाग और बॉडीज को ज्यादा कैलोरीज की जरूरत थी, और क्योंकि उनका प्रे इतना बड़ा होता था, ये सोचा जाता है कि उनके पास एक्सेस मीट होता था, जो फूड शेयरिंग की प्रैक्टिस को जन्म दे सकता था। शायद इसने उन्हें पहली बार हेल्थ केयर एस्टैब्लिश करने में मदद की होगी। ये आइडिया तब और सॉलिडिफाई होता है जब ऐसे स्पेसिमेंस मिलते हैं जो ऐसे डैमेज्ड होते हैं कि वो अपने आप की केयर खुद नहीं कर सकते थे, जैसे एक एल्डरली इंडिविजुअल जिसके सारे दांत गम डिजीज के कारण गिर चुके थे। नॉर्मली ये स्पेसिमेन स्टारवेशन से मर जाता, लेकिन फूड शेयरिंग के कल्चर की वजह से ये सॉफ्टवेयर रिमेन्स जैसे ब्रेन और बोन मैरो पर सर्वाइव कर पाया होगा। प्रिमिटिव हेल्थ केयर के और साइंस में एक लड़का है जिसको सिवियर स्कोलियोसिस था, और एक एडल्ट जो स्केलेटल फ्लोरोसिस से सफर कर रहा था। दोनों ही लंबी ड्यूरेशन तक हंटिंग ना करने पर भी सर्वाइव कर पाए। ज्यादा खाना होने के फायदे सिर्फ शेयरिंग और प्रिमिटिव हेल्थ केयर तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि होमो इरेक्टस ने शायद खाने को प्रिजर्व करना भी सीख लिया था, जैसे ड्राइंग और स्मोकिंग के जरिए लेफ्टओवर्स को प्रिजर्व करना। ये भी समझा जाता है कि होमो इरेक्टस ने एक पावरफुल टूल आग को सबसे पहले यूज किया। एग्जैक्ट डेट का तो नहीं पता, लेकिन सबसे पुराने साइंस ये बताते हैं कि उनका आग का इस्तेमाल कम से कम 1.5 मिलियन साल पहले से हो रहा था। ये माना जाता है कि इस समय आग का इस्तेमाल सिर्फ नेचुरल फायर्स के बाद होता था।
जो वो मेंटेन करते थे और उन्हें लंबे समय तक जलने देते थे। ये दिखाता है कि उन्हें स्लो बर्निंग मटेरियल्स जैसे डंग की समझ थी। ये आग फायर कीपर्स द्वारा मेंटेन की जाती थी और एक एरिया से दूसरे एरिया तक ट्रांसपोर्ट की जा सकती थी, जो ग्रुप्स को आग ले जाने की सुविधा देती थी जब वो ठंडे एरियाज में माइग्रेट करते थे, जैसे आइस एज यूरोप। आग ऑब्वियसली लोगों को गर्म रखने में मदद करती थी, लेकिन ये मल्टीपर्पज भी थी। ये प्रेडेटर से प्रोटेक्शन, फूड प्रिपरेशन और रॉ आइटम्स को ज़्यादा सेफ और न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन को आसान बनाने के लिए भी यूज होती थी। लंबे समय तक ये आग ह्यूमन सोसाइटीज में रेयर थी, लेकिन बाद में होमो इरेक्टस के लिए ये बदल गया, क्योंकि लगभग 4 लाख साल पहले उनके रिमेन्स के साथ आग का इस्तेमाल ज़्यादा अबंडेंट और वाइड स्प्रेड होने लगा, जो ये सजेस्ट करता है कि उन्होंने आग बनाना सीख लिया था। फायर के डायरेक्ट यूजेस सिग्निफिकेंट थे, लेकिन इसके इनडायरेक्ट इफेक्ट्स भी थे, क्योंकि ये सोशलाइजिंग का सोर्स भी बन गई थी। कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो ये भी सोचते हैं कि इस सोशलाइजिंग एलिमेंट ने एक प्रिमिटिव लैंग्वेज की क्रिएशन में मदद की होगी। लंबे समय तक होमो इरेक्टस में लैंग्वेज का होना इम्पॉसिबल माना जाता था, क्योंकि एक अर्ली नोन स्पेसिमेन ट्रोकाना बॉय के पास स्पीच प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी रेस्पिरेटरी मसल्स नहीं थे। लेकिन बाद में ये डिस्कवर किया गया कि इस इंडिविजुअल को सिवियर एफ्लिक्शंस थी, जो शायद उसके रेस्पिरेटरी मसल्स को इम्पैक्ट करती थी, और इसलिए ये स्पीशीज की अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं था। आखिरकार दूसरे स्पेसिमेंस मिले जो बेसिक लैंग्वेज की पॉसिबिलिटी को सपोर्ट करते थे, क्योंकि उनके पास डेवलप्ड रेस्पिरेटरी मसल्स थे। उनके ब्रेन के स्पीच और लैंग्वेज से रिलेटेड पार्ट्स होमो सेपियंस के साइज के सिमिलर थे, और जबकि उनकी हायोइड बोन जो टंग को सपोर्ट करती है और पिच और वॉल्यूम को कंट्रोल करती है, वो मॉडर्न ह्यूमन लैंग्वेज के लिए एडवांस्ड नहीं थी। फिर भी ये प्रोटो लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी थी। चाहे होमो इरेक्टस बोल पाता था या नहीं, ये तो साफ है कि उसका कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन के लिए इफेक्टिव था, जो उनकी एक और अचीवमेंट से दिखाई देता है, कंस्ट्रक्शन। ये कारनामा एक्चुअली सबसे पुरानी जानी जाने वाली आग से भी पहले का है। 1962 में टैंजानिया में 1.7 मिलियन साल पुराना एक बड़ा सर्कल मिला था, जो वॉल्केनिक रॉक्स और मिट्टी से बना था। ये सर्कल इतना ज्यादा डैमेज हो चुका था कि साइंटिस्ट को ये समझ नहीं आया कि ये था क्या, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि ये एक प्रिमिटिव हट या फिर एक आर्टिफिशियल विंड ब्रेकर हो सकता है। थैंकफुली तब से बेहतर प्रिजर्व्ड कंस्ट्रक्शंस भी मिली हैं, जिसमें हट्स और ड्वेलिंग्स शामिल हैं, जो अर्थ, रॉक और ब्रांचेस से बनाई गई थी। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे भी दिखते हैं जो आग के गिर्द बनाए गए थे, जैसा कि जर्मनी में एक 7 लाख साल पुरानी डिस्कवरी से पता चला। ये स्ट्रक्चर्स जो फायर पिट्स के आसपास बनाए गए थे, शायद विंटर बेस कैंप्स के रूप में यूज होते थे, जो उन्हें ऐसे एरियाज में रहने की सुविधा देते थे जो नॉर्मल कंडीशंस में लंबे समय तक इनहैबिटेबल होती। टेक्नोलॉजी की ये फ्लेक्सिबिलिटी होमो इरेक्टस के लिए उनकी क्लोथिंग के यूजेज से और भी ज्यादा बढ़ गई थी। कंस्ट्रक्शन से फर्क, क्लोथिंग का इस्तेमाल बहुत पहले से, लगभग 3 मिलियन साल पहले से होता आ रहा था। ये क्लोथिंग बहुत ही रूडिमेंट्री थी और सिर्फ एनिमल हाइड से बनी होती थी, जो उनके इंसुलेटिंग बॉडी हेयर की कमी को कॉम्पेंसेट करती थी। ये बात तो साफ है कि होमो इरेक्टस काफी सक्सेसफुल था और अपने कई एडवांटेजेस की वजह से दूर दूर तक फैलने में कामयाब रहा। लेकिन ये सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं था, पानी भी उनकी एक्सपेंशन से महफूज नहीं था। होमो इरेक्टस के पास एक और बड़ी ट्रिक थी जो पेलियोंटोलॉजिस्ट को शायद सबसे ज्यादा हैरान करती है, और वो है समुद्री सफर। आज तक होमो इरेक्टस की कोई बोट्स नहीं मिली हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो कई आइसोलेटेड आइलैंड्स तक पहुंच गए थे, जैसे कि फ्लोरेस, टिमोर और रोटी।
जहां तक कोई लैंड ब्रिजेस नहीं थे। ये बात उन्हें दुनिया के पहले नॉन सेलर्स बनाती है। इन आइलैंड्स पर उनकी प्रेजेंस के सबूत सिर्फ हड्डियां नहीं बल्कि कई आर्टिफैक्ट्स जैसे टूल्स और इनग्रेव्ड शेल्स भी हैं, जो ये दिखाते हैं कि ये सफर सफल रहे और ये सिर्फ पानी में बहकर पहुंचने का नतीजा नहीं था। ये डिस्कवरीज सिर्फ उनकी राफ्ट्स बनाने की एबिलिटी को ही हाईलाइट नहीं करती बल्कि उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और एडवांस प्रिपरेशन की भी तरफ इशारा करती हैं, क्योंकि ऐसे सफर में महीने लग जाते थे और ये सब पहले से सोचा समझा जाता था। पानी को ट्रैवर्स करने की इस क्षमता ने होमो इरेक्टस को कन्फाइंड एरियाज तक पहुंचने में मदद की और शायद उनकी रिमार्केबल रेंज और टाइम एग्जिस्टेंस में पिवटल रही, जो वैसे तो किसी भी नॉन होमो स्पीशीज से सबसे लंबी है। ये बात उन्हें एक तरीके से सबसे सक्सेसफुल ह्यूमन स्पीशीज बनाती है। खासकर डेटेड रिमेन्स दिखाते हैं कि ये अर्ली ह्यूमंस लगभग 1.9 मिलियन साल तक थे और सबसे छोटी पॉपुलेशन सिर्फ 1,08,000 साल पहले खत्म हुई। तुलना के लिए होमो सेपियंस सिर्फ 3 लाख सालों से हैं, जबकि दूसरी सबसे लंबी जीवित होमो स्पीशीज हैबिलिस होमो इरेक्टस जितना भी नहीं जी पाए, क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस सिर्फ 6 लाख सालों तक थी। ये सवाल उठता है कि आखिर कैसे ये डोमिनेंट इंडिविजुअल्स खत्म हो गए। इसका जवाब लगता है क्लाइमेट चेंज में छुपा है। होमो इरेक्टस की एक्सटिंक्शन से पहले दुनिया ने उनके पसंदीदा हैबिटेट वुडलैंड्स में एक बड़ी गिरावट देखी। साथ ही उनके कई शिकार भी गायब होने लगे और सबसे आखिरी स्पेसिमेंस जो जावा आइलैंड पर पाए गए थे, उस वक्त वहां के एनवायरनमेंट में एक बड़ी तब्दीली हो रही थी, जहां रेन फॉरेस्ट तेजी से अपनी रेंज और डेंसिटी में बढ़ रहे थे। ऐसा लगता है कि जब ये तब्दीली शुरू हुई तो होमो इरेक्टस अपनी आखिरी सुरक्षित बस्ती में सीमित हो गए, लेकिन जब रेन फॉरेस्ट ने पूरी तरह से वहां कब्जा कर लिया तो ये अपनी जगह पर टिक नहीं पाए और इस तरह से दुनिया की सबसे लंबी उम्र वाली ह्यूमन स्पीशीज का अंत हो गया। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये एक नया चैनल है एक्सटिंक्ट जू का हिंदी अंश और हम आपका समर्थन लाइक, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा अगला वीडियो अपलोड होने पर तुरंत आपको सूचित हो। एक बार फिर धन्यवाद।